खुदा की कसम, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहालपुर में एंटर होते ही जिस कदर मैं खुश हुआ हूँ, जिस कदर ऑर्गेनाइज तुम लोग हो, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे और इस मुल्क की तरक्की का बायस बनाए। आमीन। आई एम सो हैप्पी कमिंग ओवर हियर, आई स्वेयर। यूनिवर्सिटी मैं वहाँ से पढ़ा भी हुआ हूँ, बट वो क्या कहते थे कि लाहौर है, बट नहीं, इस्लामी यूनिवर्सिटी। There is always a man behind the gun. It is never the gun. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका दस्ते शफ़क़त मेरे सर पे हमेशा मौजूद है। आप एक मफ्तू कौम थी, हारे हुए। हार जाना बुरा नहीं था, लेकिन अपने आप को हारा हुआ मान लेना बुरा था। आपने उस हार का आपसे उस हार का इंतकाम लिया गया। आपको जुज़वी आज़ादी दी गई जिसका नाम रखा गया आज़ादी, और मैंने उसको बचपन से लेकर आज तक कभी आज़ादी नहीं माना, क्योंकि आज़ादी कभी चाय की टेबल पर नहीं मिला करती, और आप चाय की टेबल पर आज़ादी मिली आपको। आपके यहाँ जितनी वो लाखों कुर्बानियों का जिक्र करते हैं वो बाद में हुई हैं, 15 अगस्त के बाद। तो आपको हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखने का एक तरीका ईजाद किया गया। आपके यहाँ एक क्लास क्रिएट की गई जिसका काम था दूर खड़े होकर अंग्रेजी बोलना, और आप खामखा डिप्रेस हो जाते थे। शुरू में नहीं होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने डिप्रेस होना शुरू किया। डिप्रेस होने से क्या हुआ कि आपकी अनपढ़ माओं को शौक पैदा हुआ बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिल करवाने का। उसका नतीजा आज आप भुगत रहे हैं। यू हैव लॉस्ट योर कल्चर, यू हैव लॉस्ट ऑथर्स। आपके यहाँ किताब नहीं लिखी जा रही। किताब कैसे लिखी जाएगी? आपके यहाँ शेक्सपियर 12-12, 14-14 साल की उम्र में मर जाते हैं। एंड शेक्सपियर इज नथिंग। कभी आप अपनी किताबें पढ़िए अपने मुसन्निफीन की, कभी आप बाबा बुल्ले शाह को पढ़िए, कभी आप मियां मोहम्मद बख्श को पढ़िए, वारिस शाह को पढ़िए, आप अफसर जोशी को पढ़िए। खुदा की कसम 2-2 लाइनों में शेक्सपियर फारिग हो जाता है। लेकिन क्या है कि आपके अंदर एक सोच डाली गई, एक मफ्तू की, एक कॉन्कर्ड नेशन की, और आपने उसको एब्सॉर्ब कर लिया। हमने फख्र से, मैं अभी सुनता हूं अक्सर और मैं गुस्से में आ जाता हूं, मुझे उर्दू नहीं आती, तो मैं पूछता तेन अंग्रेजी आती? आपको अंग्रेजी भी नहीं आती। मैं यूएमटी में तकरीर कर रहा था एक दफा, मैंने वो अंग्रेजी में कंडक्ट करते थे। मैं आई वाज सिटिंग देयर एज द चीफ गेस्ट, तो गलत अंग्रेजी बोल रहा था। मैं गलत अंग्रेजी भी बर्दाश्त नहीं करता। मैंने कहा मियाँ बात सुनो, तुम ये अंग्रेजी में क्यों लगे हुए हो? सर आई बीन इंस्ट्रक्टेड। तो मैंने कहा तुम्हें ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि तुम गलत अंग्रेजी बोलो, लाओ माइक दो मुझे। मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ कितने लोग तुम्हें अंग्रेजी में एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं? खामोश। मैंने कहा भाई मैंने बड़ा ही आसान सवाल किया है, कितने लोग अंग्रेजी में एमफिल और इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं? तो 150 से हाथ उठे हैं, तो उसमें 100+ लड़कियां थी। मैंने पूछा आती है अंग्रेजी? साइलेंस। मैंने पूछा अंग्रेजी आती है? एक बात सुनाई दी, आती है। मैंने कहा कलमा पढ़ के बताओ कभी अंग्रेजी में ख्वाब देखा है? तो आपको वही जबान आती है जिसमें आप ख्वाब देखते हो, और उस जबान पर प्राइड लीजिए। आपने जबान की गैरत का सबक सीखना है तो सिखों से सीखिए। आपने इंसल्ट किया अपनी जबान में, ये कोई प्राइड नहीं है कि आपको उर्दू नहीं आती। आपको शर्त से डूब के मर जाना चाहिए कि आपको उर्दू नहीं आती। तो याद रखिएगा, जिस आज़ादी के लिए आप चीखें मार रहे हैं ना, वहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जबान की गुलामी से आज़ाद होना पड़ेगा। वरना दुनिया में एक मिसाल नहीं है
कि किसी मुल्क ने तरक्की की हो और उसने किसी और जबान में काम किया हो। आप जिस दिन अपनी जबान में काम शुरू करेंगे उस दिन आप तरक्की के सीने पर पहला कदम रखेंगे, याद रखिएगा। ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा होता है। वाह 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 वाह। और कुछ लोग इतने अमीर होते हैं कि उनके पास दर्द दिल होता है। यहाँ करेक्ट करूँगा। I was a very poor child, but I was a king. गरीब वो होता है जो कम ज़र्फ होता है। आप ज़र्फ वाले हैं तो आपसे अमीर आदमी कोई नहीं, आपसे अमीर नहीं। जिसको ये पता है ना ब्रांड से मैं खूबसूरत नहीं होती, वो है ज़र्फ वाली। फिर साहब आप अक्सर कहते हैं कि ख़वातीन मर्द से बेहतर हैं। बेहतर छोटा लफ्ज़ है। मर्द तो घाट पर बैठा हुआ चोर है। मेरा माशरा मेरी औरत की वजह से चलता है। बोलो जी, मुझे लगा कि आप आगे बोलेंगे। मैं आगे बोल देता हूँ, याद रखिएगा। हया और वफा हमने औरत से सीखी। और आपको मैं बताऊं, हया और वफा औरत की पहली खूबसूरती है। शक्ल बड़ी देर बाद आती है, याद है। खूबसूरत। जब आप शक्लों की तफावतें करते हैं तो खुदा को के सामने खड़े हो जाते हैं। वो अल-मुसव्विर है, उसने कोई तस्वीर पूरी नहीं बनाई हुई। तो क्या है कि आपको सिर्फ एक बात समझ, हमने आपको ये इस तरह की बातें आपके कानों में डालते हैं कि तू सब तो सोनी। हम चालाक लोग हैं इस हवाले से। जिंदगी में एक बात याद रख लीजिएगा और पल्ले बांध के रखिएगा, लड़कियां खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं होती। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं और इसको गौर से समझिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लड़कियां खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं होती। जिस दिन ये बात आपको समझ आ जाएगी, कोई लौंडा आपको बरगला नहीं सकेगा। खलील साहब, खलील रहमान कमर को किसी चीज़ से डर लगता है? अपनी बीवी से और सांप से डरता है। फिर सब दोनों का कोई वाक़या तो सुना दें हमें, जब आपका आमना सामना हो। यार ये तो किसी लोगों ने सोशल मीडिया पे पा देना, तो सब तो पहले देखते। वो एक दिन मुझे पकड़ के ले गई, कहती इधर आए ना जरा, दुनिया को बड़ा वली का सच्चा आदमी बनया फिरना है, तो दुनिया का अंदर झूठ बोलना है तो मेरे नाल। मैं क्या गल सुन, तो नहीं गल सुन, बीवी नाल झूठ बोलना शरई तौर पर सवाब है। कहती हो किस तरह, कहती हो किस तरह। मैं कहा अल्लाह की किस्म, मैं कलमा पढ़ के भी तेन गल दसाना, तू मननी नहीं, तो तेन होता गुनाह, तो मैं झूठ बोलना तू मानती नहीं, तेन गुनाह कोई नहीं था, तेरी जिम्मेदारी मैं अपने सिर से पाई है। तो बीवियों के प्रॉब्लम होते हैं, क्या है कि लड़की और बीवी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये एक इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन है। वो मैंने कभी कहा कि एक शौहर मर्द हो सकता है, एक मर्द शौहर हो सकता है इवेंचुअली, लेकिन एक शौहर कभी भी मर्द नहीं हो सकता। That is a permanent transformation
हुजरा रूसी में सुहाग रात को एक मर्दनुमा मखलूक अंदर दाखिल होती है और सुबह एक शौहरनुमा मखलूक बाहर निकलती है। उसका मर्दानगी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो देखने में मर्द लगता है। वो कहीं मैंने शादी को भी, मैंने किससे पूछा है शादी क्या है, तो यहाँ जो साइंस के स्टूडेंट जिन्होंने जिनको केमिकल चेंज का पता है, तो मैंने कहा शादी एक केमिकल चेंज है जिसमें अज्जाए तरकीबी वापस अपनी असली हालत में नहीं आ सकती। फिर साहब, आपने तरक्की की मंजिलें बहुत सी तय की, दुनिया के बहुत से आपने ममालिक घूमे, बहुत अच्छी अच्छी आप जगहों पे गए। क्या आपने कभी सोचा था कि आपको इस्लामी यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलेगा? वो जब मेरी भांजी की शादी तुमसे हुई ना और मुझे पता चला तो मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहालपुर में हूँ, तो मुझे पता चल गया था मुझे एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आई हैव टू रिपीट इट, आई एम इन रोमांस टुडे कमिंग ओवर हियर। रोमांस के सारे गलत मतलब ना समझा जाए, क्योंकि आपने ग्लैमर, मॉडर्नाइजेशन, रोमांस सबको गलत डिफाइन किया हुआ है। तो आई एम इन रोमांस, still in a romance coming over here, I tell you. I love coming. फिर जब आपने बहुत से अवार्ड जीते, आपकी बीवी तो आप पे फख्र करती होंगी। हाँ, मैं तो हमें गल समझ ऐसे तो हमें उनको जुतियाँ भी पाई मैंने। मेरे अम्मी अब्बा मुझे मारा करते थे लिखने का। आई वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, मैंने सिर्फ मैट्रिक FCC में टॉप नहीं किया हुआ। तो अगर पुअर चाइल्ड है, दे यूज्ड टू बैंक ऑन मी कि ये पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाएगा तो ख़ानदान को गुर्बत से निकाल लेगा। तो मेरे यहाँ बलबले थे, अल्लाह की देन थी, और मैं लिखता था, छपता था, गरीब बच्चे को पैसे आते थे, तो बहुत मार पड़ी थी और सबसे ज़्यादा लिखने पर पड़ी। तो इवेंचुअली मैंने लिखना बंद कर दिया, मैं पढ़ाई में चला गया, बैंकर हुआ, बेगम साहबा तशरीफ लाई, तो अम्मी अब्बा को 10 से ज़रब दें, मल्टीप्लायर में माय पेरेंट्स 10, वो मेरी बीवी बनती। वो उनके ज़माने में, अब शेर मैं नसर तो नशस्त बांध के लिखना पड़ती है ना, तो शेर तो आप रोक नहीं सकते। तो मैं कोटली आज़ाद कश्मीर में पोस्टेड था, उन दिनों नेशनल बैंक में था, तो मैं कोयला रखता था बेड के नीचे, शेर हो जाता था तो मैं झुक के लिख देता था फर्श के ऊपर, और वो सुबह पानी गर्म करने जाता था तो उतनी देर में मैं आई यूज्ड टू मेक यूज़ ऑफ दैट टाइम, और मैं उसको कागज़ पर लिख के तो लाहौर फ़ोन करता था अपने दोस्त को, वो शेर लिखवा देता था, फिर पर्ची फाड़ देता था। ये मेरा सिलसिला रहा। अब जब मैं, अल्लाह ने मेहरबानियाँ कर दी, तो जब मैं चौथा लक्ष्य अवार्ड लेने जा रहा था तो रो पड़ी, बच्चों की तरह रो पड़ती, मेरी मामू की बेटी भी है ना, तो मुझे कहती है तू मेरा नाम क्यों नहीं लेंदा उसे। मैं क्या मैंने रास्ते सही पर ये लोग मैं तेरा नाम लैके उसे की कहा कि मैं तू मैनू मना करनी से तो मैं तेरी गल नहीं मनी थी, इस बारे मैं शायर बड़ी बहस हुई। आखिर I had to make a promise, look, next time when I go to award I'll definitely pronounce your name there, because all because of my wife. लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो मैं रात सारी प्लान करता रहा कि आज कल मैंने क्या कहना है जाके, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इससे पहले बीवी झूठा कहती काफ़ी है, लोग झूठा कहेंगे तो बड़ी शर्म आई। तो मैंने नज़्म लिखी, वो नज़्म आपको सुनाता हूँ जिस पर मेरे साथ क्या हुआ। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का भिखारी हूँ। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का भिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आंखें, तेरे आंसू,
तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूं। जरूरत कुछ ज्यादा हो तो यादें बेच देता हूं। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है, मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूं जानम, मैं बिजनेसमैन हूं जानम। तो ये अवार्ड लेके मैं घर पहुंचता हूँ, ये पैर मेरा गाड़ी से बाहर निकला और लेफ्ट हैंड से मैंने ये अवार्ड निकाला, तो मेरी बीवी वो सामने लॉन के क्रॉस शीशे के दरवाजे में खड़ी है और उसकी चरीती मेरी बेटी चमची उसकी नौशी उसको आवाज़ देती, कहती नौशी और वेख आ गई तेरा प्योर बिजनेसमैन। तो अगले 15 दिन मेरे घर में ये चलता था, बिजनेसमैन साहब आज की पकाना है, बिजनेसमैन साहब जरा कमरे जो बाहर आ जाओ, मेड ने सफाई करनी है। आगे चलिए जी, काफी है मेरा ख्याल। मुझे अपने लड़कपन तक एक दिन याद नहीं है जब मुझे अम्मी अब्बा ने मारा ना हो, और मुझे अपनी जवानी से आज तक वो दिन याद नहीं है जब मेरी बेइयों ने मेरी बेइज्जती ना की। एक मजे का वाक्य सुनाता हूँ, और बेइज्जती कराया करो, अच्छा मर्द अपनी बीवी से बेइज्जती कराता है। उसका निकनेम है रूबी। तो हम छोटे थे, वो 15 साल 8 महीने की थी, मैं 19 साल 5 महीने का था जब हमारी शादी हो गई। तो उसका एक मामू मुझसे साल छोटा था, उसकी शादी हमसे 7 साल बाद हुई, तो उसकी बीवी का नाम भी रूबी था। कुछ 2 साल पहले उसकी बेचारी की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तो हम यहाँ लाहौर से सरगोदा गए, तो हम 6 किलोमीटर तक अच्छे माहौल में नहीं जा सकते, कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है और वो मेरी पुरानी फाइलें खोल देती है। तो मैं लाहौर से सरगोदा जनाब, रोमांटिक मूड, कोई मसला ही नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं है, मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा शायद बेचारी गम में है, तो उसका भी नाम रूबी था। 8 घंटे हम वहाँ रहे, वहाँ से वापस आ रहे, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा खलील साहब है तो तनु आदत पै गई, तो कम बैक टू लाइफ यू नो। ये तो बेइज्जती नहीं कर रही आज, 24-25 घंटे हो गए हैं। तो जब मैं लाहौर टोल प्लाजा क्रॉस किया वापसी पे, तो मेरा घर वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा रुपये देख यार, कल भी गल सी हथी ब्याह की लिया कहती हाँ चंगी। मैं कहा छोटी सी ना तेरे को, कहती नहीं मेरे हाथ दी सी। मैं कहा अच्छा 50 क्रॉस कर गई सी। बस है मेरे आखिरी अल्फाज। अद्धे किलोमीटर सारी गुफ्तगू हो रही है, 24.5 किलोमीटर मेरे नाल जो हो रही है। मैं घर के गेट से आके गड्डी खड़ी की थी, तो मैं थैंक यू बोलिया। मैं कहा यार असल च ना मैं परेशान हो गया सर, तेरी मेहरबानी है, यू ब्रॉट मी बैक टू लाइफ, थैंक यू। जैसे बैटरी लोग, मैं आपको कसम खा के ये कोई जोक नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात समझाऊं जिंदगी में, अगर आपने एक हदीस पढ़ी है कि जन्नत माँ के कदमों तले है, इस पर मौलवी मुझसे लड़ पड़ेंगे। उथे आ नहीं लिखा ताड़ी अपनी माँ, वरना मेरा दीन बड़ा स्पेसिफिक है। वो लिखता आपकी जन्नत आपकी माँ के कदमों तले है, ये हंसने की बात नहीं है। तो माँ कोई भी हो, किसी की भी हो, उसके कदमों तले जन्नत है।
और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बेटी जहां पैदा होती है वहां मां पैदा होती है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि औरत बेऔलाद भी हो तो फितरतन मां होती है। और चौथी बात आपको बताऊं, जिस बीवी में शौहर के लिए मां नहीं होती वो कभी अच्छी बीवी नहीं होती। इसलिए आप अपनी काया पलट लेंगे उस दिन जब आप अपनी बीवी की इज्जत अपनी मां के बराबर करेंगे। आप बीवी ब्याह के नहीं लाते, अपने बच्चों की मां ब्याह के लाते हैं। वो दैट्स अनदर मदर। इस बात पर तहकीक कीजिए, किसी वक्त आलमों से मुकालमा करूंगा इस बात पर। बहुत खूब। फिर साहब दोराब खलील जो आपके बेटे हैं, एक उपजा सितारा, क्या उन्हें भी कभी कोई कोट पड़ी है आपसे? बड़ी कोट पड़ी। मैं उसको बाप नहीं मानता जो बेटे को मारता नहीं है। दिस इज माई कल्चर एंड आई टेक प्राइड इन दैट, यू नो। बहुत खूब। इन्होंने जुतियां मारो, सेंसिटिव नहीं होंगे। मैं साइकोलॉजी को सब्जेक्ट नहीं मानता। फिर साहब हमारी इंडस्ट्री के हवाले से मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान में जितने मकबूल हैं उतने तुर्की में भी नहीं, तो क्या हमारे हीरो सारे छुप गए हैं? देखो, आपके यहाँ मजहबी तफावत इतनी है बदकिस्मती से कि आपने अपने हीरोज़ किताबों में रख के मार दिए। आपने आर्टिफिशियल हीरोज़ अपना लिए। आपने तो स्पाइडरमैन को मान लिया हीरो। आपने तो वो क्या है दूसरा शक्तिमान को हीरो मान लिया। अब जब कौमों के हाथ से गैरत रेत की तरह फिसल जाती है तो वो रूम अवेलेबल करते हैं दूसरों को आपके अंदर दखल करने का। आप लड़की की बात कर रहे हैं, अभी कल की बात है, आपके यहाँ इंडिया के घटिया ड्रामे हिट हुए हुए। इंडिया को ड्रामा बनाना नहीं आता, बट आप माशाल्लाह अल्लाह के फजल से सारियों उसले की बढ़िया सनो की कहने सनो। कोई पूजा सी तो कोई वो सरस्वती सी। ये हमारी बदकिस्मती है जब हम डिकल्चराइज हो जाते हैं ना। हमारा सबसे बड़ा गुनाह है कि हमने अपने कल्चर के ऊपर प्राइड नहीं लिया। हम बजाय दूसरों को अपना कल्चर देते, हमने उनसे लिया कल्चर और अपने कल्चर को गाली दी। मैं उसको बाप नहीं मानता जो अपने बेटे को मुंह पर थप्पड़ नहीं मारता, याद रखिए। और ये आपको एक दिन लॉन्ग रन जाके पता चलेगा, बेटे की तरबियत का सबसे पहला उसूल उसके मुंह पर थप्पड़ मारना है जब वो गलती करे। और सबसे बड़ा उसूल है कि कुछ भी हो जाए तो बेटी के मुंह पर थप्पड़ ना मारिएगा। तो सब ऐसे ही जिस तरह आपने भी जिक्र किया बेटी का, आपकी जो बेटी है अल्लाह, मतलब उनके बारे में थोड़ा हमें बताएं। मैं अपनी बीवी से भी ज़्यादा अपनी बेटी से रहता हूँ। मैं 10 बजे के बाद, अभी शादी होगी उससे चली गई, अल्लाह का शुक्र है। मैं 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकता। नॉट किडिंग, उसकी मर्जी के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकता। अभी उस दुबई में है, 600 दफा फोन करेगी, कितने कहाँ पहुंचे हो, क्या कर रहे हो। आई हैव टू आंसर इट। फिर सब लेकिन सोशल मीडिया जो आपकी पिक्चर प्रेजेंट करता है, आज हम देख रहे हैं आप तो बिल्कुल उसको सोशल मीडिया हैंड दैट यार। मुझे आप जानते ही नहीं हो यार। सब हमें बताएं, हम जानना चाहते हैं रियल। अब आपको जान लेना चाहिए, इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड नाउ। यू नो, मैं वो हूँ। मैं आपको बताऊं, मैंने जब मेरी शादी हुई, मैं अपनी उम्र से बड़ा बच्चा था हमेशा। तो 15 साल 8 महीने की थी मेरी बीवी, और मैंने उसको 2 बातें कही, और उसको मेरी बात को गलत पेंट किया गया। मैंने उसको कहा हुकूमत करना मुझ पर, लेकिन साथ में 4-5 दिन को बिहेव लाइक अ स्लेव, यार मेरी भी कोई इज्जत रह गई। और मैंने हुकूमत कराई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बगैर किसी आईनी तरमीम के मैंने हुकूमत कराई है।
दूसरी बात मैंने उसको कही कि अभी तुम छोटी हो, ऐसी किसी लड़की से दोस्ती ना करना जिसका ब्रेकअप हुआ हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है, वो बुरे हाल में है, उसको तुम्हारी खुशियां पसंद ही नहीं आएंगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आज आप लोगों को सिखाऊं, मैंने वलीमे की रात या शायद उससे अगला दिन मैंने अपने अब्बा जी और चचा को बिठाया और मैंने कहा, अजीम बुजुर्गों, आप में से कोई मेरी बीवी के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। मेरे चचा से दोस्ती थी, he tried to argue, मैंने कहा चचा नो आर्गूमेंट, आप में से कोई मेरी बीवी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, इससे कोई गलती हो जाए मुझे बताइएगा, एंड आई एम जस्टिस। उसका नतीजा क्या निकला कि मेरी बीवी के मेरे खानदान के बुजुर्गों से आइडियल ताल्लुकात थे। सबसे घटिया मर्द वो हैं जो बीवी का घूंघट उठाते उसको बोलते मेरी मां की इज्जत करना। क्यों मामा, तेरी मां काबिल इज्जत नहीं? ask your mother to command that respect। जिस रिश्ते में ऑटोमेसी नहीं होती वो कभी नहीं देर तक चलता। फोर्स की ना मोहब्बतें होती हैं, फोर्स की ना ताल्लुकात होते हैं। बहुत खूब। फिर सब फोर्स्ड, अब आपने बात की सिर्फ फोर्स की, तो फोर्स मैरिजेस के हवाले में आपका यहाँ मेरे बापू का बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए, मैं मालवी सरमत को इतना ब्लेम नहीं करता। मालवी सरमत तो एक बाय प्रोडक्ट है। मेरे यहाँ के बापों ने बड़ा जुल्म उठाया है। उन पर शर्त लाजिम थी, शरई शर्त लाजिम थी कि वो बेटी को ब्याह से पहले उसकी मर्जी पूछे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उस बाप की बड़ी बुरी पुरसिश हुई है ऊपर, जिसने अपनी मर्जी से बेटी ब्याह दी और उसने उसकी मर्जी नहीं पूछी। मैं आज फिर पूरे ईमान के साथ कहता हूं, लड़की को उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो उसको शेर बना देगी। आप उसको अपनी मर्जी के शेर से ब्याहेंगे, वो इंशाल्लाह उसको खुदा बना देगी। ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी तो यहाँ मालवी सरमत को पैदा होने की जरूरत ही नहीं है। इतनी मालवी सरमत पैदा होगी कि आप संभाल ही नहीं सकेंगे। खलील साहब, आपकी मुल्क की हालात में भी गहरी नज़र है। 8 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए, बाकी फिराक में हैं। तो आप आज हमारी जो क्या मैसेज जाया नहीं जाता है क्या खलील साहब? आपसे ज़्यादा मैं क्या कहूँ यार। मैं देखिए, मैं मर्द के रोने को हमेशा गाली दिया करता था, लेकिन पिछले 20-25 दिनों में मैं 2 दफ़ा रोया हूँ। मैं एक इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, तो $2 बिलियन के साथ तो आप 10 लाख की आबादी का मुल्क नहीं चला सकते। और आप 23 करोड़ पता क्यों चल रहे हैं? दैट इज आर्टिफिशियली रनिंग इकोनॉमी। करप्शन के पैसों से इस वक्त आपका इन हाउस कंट्री चल रहा है, वरना यू हैव गॉन, यू आर नोवेयर। वो उसने सही कहा है, उसने डरते हुए कहा, लेकिन वो बहुत बड़ा सच बोल गया ख्वाजा आसिफ, यू आर ए डिफॉल्टेड कंट्री। आप अल्लाह से, आप दुआओं पर काम करने वाली कौम है, दुआ करते रहिए बस, करिया नहीं कुछ ना। साहब, क्या रोल क्या है हमारी यूथ का यहाँ पर? मैं क्या करना चाहिए, एडवाइस कीजिए प्लीज। ऐसे तो पूरा एक सेशन होना चाहिए था मेरी यूथ में। इनको मैं आपको बताऊं मुल्क बदलने का तरीका, मैसेजेस करने बंद कर दो व्हाट्सएप पे। तो अब तो स्नैपचैट का दौर आ गया, करते रहो वही ना। मैं जरा फेमस और मैं गाया बहुत सोशल मीडिया ही हूँ, लेकिन मतलब तो वही ना, मोया नहीं आंकड़े। If you do not get yourself educated, आपको पता है आपने क्या समझा? डिग्री लेने का मतलब आप पढ़ लिखते हैं। You have to come equal to the degree. Until you are not equal to, until you are equal to degree, आप पढ़े लिखे नहीं।
फिर साहब मैंने एक दफ़ा एक वाक़या सुना कि आपके वालिद साहब जो है वो कोई जिन वगैरह भी निकालते थे, एक खातून थी। ये देखो, वहाँ से तो सीखा मैंने कि औरत के साथ मेरे यहाँ कितनी ज्यादती होती है। ये बड़ा सुनने का वाक़या है। मेरे वालिद साहब पैंट बुशर्ट पहनने वाले ज़रा थोड़े से बेहतर आदमी थे हमारे ख़ानदान में। तो मैं आई वॉज ग्रोइंग अप 15-16 साल का होगा तो मुझे पता चला अब्बा जी जिन भी काट लेंगे। तो पता चला सिर्फ जवान कुड़ियां ने जिन काट दें। आई वॉज वेरी सरप्राइज। तो मैंने एक दिन अब्बा से पूछा, अब्बा जिन भी काट लेंगे? तो अब्बा जी स्माइल रहता है, अच्छा दोबारा कभी कटा मैं तो फिर मैं तुम दसा। एंड आई वॉज डन, सिंस देन आई वॉज वेटिंग। एक दिन को रात मुझे वालिदा साहबा कैंसर की पेशेंट थी और शी वॉज ऑन द डेथ बेड। तो मैं उनके साथ कमरे में सोता था कि रात को कोई ऐसी ज़रूरत कम पड़ गया है। तो रात को दरवाज़ा दस्तक हुई को 12-12:15 बजे के करीब। तो बाहर गया तो हमारी बरादरी के एक साहब थे, वो खड़े थे। वालिद साहब से उम्र में कोई 10-12 साल बड़े थे। मैं कहा जी ताहिर भाई यार तेरा अब्बा है का? मैं क्या आऊँगा सुता है? मैं कहीं उठ के यार उन्होंने बुलाए थे। मैं क्या भाई तायब सारा है गए बस और यार वो तेरी छोटी बहन में जिन चमड़ गया। I was so excited। हालांकि मैं डरता था लेकिन अब्बा थे, अब्बा बड़ी पावर होता है। तो अब्बा ने कहा केड़ी वो जिदा नारो वालो जी मंगनी हुई। अच्छा चलो मैं आ रहा। मेरे लिए अब ये कल ही खुलने वाली थी। तो अब्बा कहते तू अम्मी को बैठ। मैं कहा तो मैं तो जाना है, मैं तो जिन निकलता देखना। मैंने छोटे को उठाया, रात को छोटा था बहुत। मैंने चलो बैठ माँ को। मैं अब ये कोई 6-7 कदम आगे चल रहे हैं दोनों और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो 2-4 गलियाँ दूर घर था। तो अब्बा ने रास्ते में 2 सवाल पूछे, कितने बंदी है फूफिया ये उम्र की नहीं होनी 20-21 साल है। ये कोई 2 बातें हैं जो गली में चलते हुए। अब्बा के अंदर दाखिल हुए तो अंदर एक मातमी सूरत हाल। वादा में काम करने वाला भाई एक दीवार से खड़ा है, माँ बैठी, एक भाई उधर बैठा हुआ है। अब्बा ने आएगा कितने अंदर से आवाजें आ रही, जिन की ना मर्दाना आवाजें आ रही, और वो कोई 2-4 बर्तन खरीदता है, कुछ चीजें खरीदता है। उन्होंने कहता है नहीं तो सारे दिन ना उस तरफ चले जाइए। अब्बा ने दरवाज़ा खोला, चिराग की आवाज़ से दरवाज़ा खुला है। तो अंदर मिल्की जी की लाइट है, उसमें जिन के घुराने की आवाज़ आई। तो मैं अब्बा जी के पीछे, अब्बा जी जो ही 2 कदम डाले हैं कमरे में, जिन वहाँ से उठा है, अब्बा जी पर हमला हुआ है। अब्बा जी मेरे बड़े सॉफ्ट आदमी थे। अब्बा जी ने 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार का एक थप्पड़ दिया। जिन उछल के बिस्तर से, अब्बा जी आगे बढ़े, मुझे कहते दरवाजा बंद करो। मैंने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। जिन पलट के फिर अब्बा जी पर हमला हुआ और अब्बा जी ने एक और किया तड़ाक। जिन ने रोना शुरू कर दिया। रुक जाओ कहानी अगे शुरू होने लगी। भाई कहने का उल्लू दी पट्टी ना हो जाए, आराम ना बैठ, मैं तेरा मसला हल करना है, मेरे को हमले करने नहीं। किरदारों बता रो लग तो बैठ के आके मेरा पुत्र वो बैठ गई। कितने मंगनी हुई भूखी बेटा कितने नाल करना है खा लेगा।
वो जिहदे नाल मंगनी हुई उसका नाम की है, अब मुझे नाम याद नहीं, फर्ज कीजिए जाहिद है नाम। अच्छा, अब्बा जी ने हमें ऊंची आवाज में ना कुछ अरबी में कुछ पढ़ना सीख लिया। मैं भाई को देख रहा हूँ टुक पढ़ने के बाद बाहर अब आवाज आई, इतनी ऊंची आवाज में पढ़ रहे थे कि बाहर आवाज जा रही थी कि लै मेरा पुत्र हूँ जो मैं बाहर जावा ना तू फिर है काम शुरू कर दे, लेकिन हूँ जरा हौली करी ताकि पता लगे मेरे आने का कोई फायदा है। इंशाअल्लाह मेरा बच्चा मैं कुछ ना कुछ कर भी रहा। अच्छा, मेरे अब्बा जी न्यूमरोलॉजी में अच्छे थे, वो मशहूर भी थे उस काम में। अब अब्बा जी जब बाहर, अब्बा जी मुझसे बड़े एक्टर थे, अब्बा जी जब बाहर निकले ना तो उन्होंने सर ऐसे ढलकाया हुआ कि अंदर जैसे वो मर गई, जैसे डॉक्टर ने आके कहा कि आई एम सॉरी। तो वो आप कहता है अब्दुलरहमान अब्बा जी उधर आ जाओ, काफी टाइम से आया। अब ये सुनने का वाक्य याद है। अब्बा जी काफी पेन लेके बैठ गए, इधर बैठ गया, मैं कोई 2-4 फुट के फासले पर दीवार के साथ लगे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो क्या रहा है। अब्बा जी साफ करते हैं, काट देते हैं, फिर कुछ सोचते हैं, फिर साफ करते हैं, काट देते हैं, फिर साफ किया, निगाह भर के दायरे की तरफ देखा, कहते बाजी ताकि उम्र की नहीं क्यों किया है? मैं तो सुख से मैं हो गया हूँ 63 का 3-4 तो आज ये डेले बाहर की गल है दुर्मान दसने वाली। देखो भाजी ये है हिसाब असल गल चला जाता है। साहब कहना कि जे पुट्ठी के घर ब्याह है ना तो तुम 3 साल बाद मर जाओगे। वैसे भाजी मनो ना इतने अल्लाह बेहतर जानता है, इतने साहब जो गल्ला हो रहे झूठा ही हो गए। मैंने वो रंग उड़ा हुआ आज तक नहीं देखा जो ताया जी का रंग उड़ा हुआ था। वाले साहब ने को 4-6 दफा कह के तो भाजी साथ कहीं भी जा रहे हैं, हौसला भी दिए जा रहे हैं, वापस आ गए। तो 8-12 दिन बाद कुड़ी नस्ल साढ़े घर आई खुश खुश कार्ड लैके, मेरा खाला के घर ब्याह तय हो। तो मैं आप सब बड़े मित्रों से कहता हूँ कि इस तरह के जिन आप भी निकाला गया। ये जिन नस्ल में आप उस लड़की का नहीं निकालते, उसके अब्बा का निकालते, ये उनके अंदर है कहीं जिन। बहुत रिचर्ड, जैसे आपने भी फरमाया कि आपके अब्बा आपसे बड़े एक्टर थे, उन्हें भी क्या फिल्मों का शौक था? कभी ऐसा हुआ हो? वो तो मैं उनकी देखिए इस पर तो मुझे हाथ चूमने चाहिए थे। यहाँ से तो मैंने सीखा कि मेरे यहाँ लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। जैसे कभी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे भी जिस तरह फिल्मों का बहुत शौक था, मैं फिल्म देखने गया तो मैंने देखा वहाँ फिल्म देखने गया मैं फिल्म देखने गया तो वहाँ पर अंधेरे में मैंने एक शख्स को देखा, मैं वहीं से उल्टे पाँव वापस लौट आया। दुकान था मेरे वालिद साहब से मेरे वालिद साहब अक्सर मैं जब फिल्म देख के वापस आता था ना तो वालिद साहब साइकिल स्टैंड पर खड़े होते थे और अल्लाह के फजल से वहीं से मांगना शुरू करते थे। एक दिन क्या हुआ, मैंने कहा चलो सिनेमा बदलो, तो मैं एवरेज रोड पर चला गया। तो छोटा सा था, मैं 9th में पढ़ता था। मैं तो उसी ना आप उठ जाए तो ऊपर चढ़ जाती है। तो मैं जब गया फिल्म शुरू हो गई तो अंदर अंधेरा था, मैं जाके वैसे ही ना जाके बैठा तो मैं किसी की गोद में बैठ गया। तो उसने परे किया मुझे, तो मैंने आप साइड में कुर्सी करके वो बैठ गया। थोड़ी सी रोशनी में साइड की तरफ सारा बज बैठ गया। अंधेरा खत्म हुआ, अंधेरा हुआ तो मैं उठ के फटाफट तो भागा नहीं, मैं जाकर पीछे बैठ गया। हम दोनों शाम, अब्बा जी का पहला सवाल होता था घर पहुंचते मेरी माँ से कि कितने बजे आएगा। अगर मैं 7 बजे घर आया हूँ तो मतलब मैं फिल्म देख के आया हूँ, चाहे मैं कुछ भी डर हुआ। यदि बाबू जी 7 बजे आए कितों आए, मैं कहा बात साहब कितों तुसी आए।
मैं तो जनाब आप तो है, मैं कहा बाल साहब मैं भी जनाब आप तो है। तू कितने से जनाब आप तो, मैं कहा तुसी कितने से जनाब आए। बड़ी लंबी देर प्यास चली। मैं तेन पूछ रहा मैं 10 कितों आया, मैं कहा अल्लाह पाक की इसमें ताड़े से मुझे कसम दिलवाते थे हमेशा सच बुलवानी मेरी अपने साथ की। मैं ताड़े सिर की किस्मत जितों तुसी आए उत्तों मैं आया। साहब आपने फिर मुझे साइड पे लगे कहते अभी ना अच्छा माशाल्लाह। खलील साहब आपने जो है अपने ज़िंदगी में अभी बीवी से डर का तो जिक्र किया, सांप का आपने जिक्र किया था, कहीं कभी किसी इलाके में पोस्टिंग हुई हो सांप? मैं यार ना पूछो यार, मैंने लोग की बात है समझ नहीं तो बेइज्जती हुई। चलिए खलील साहब आखिर में कोई एक नज़म सुना दें खलील साहब लोगों की फरमाइश पे। आपको ये वाले 2 अशआर सुनाता हूँ, फिर एक गजल सुनाता हूँ। एक चेहरे से उतरती है नकाबें, एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। गजल के शाह अश्क नादां से कहो बाद में पछताएंगे, अश्क नादां से कहो बाद में पछताएंगे, आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। अश्क नादां से कहो बाद में पछताएंगे, आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। अपने नफ्सों को तकल्लुम से गिरा कर जाना, अपने लहजे की थकावट में उतर जाएंगे। बहुत खूब। तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, तेरी कसमों की सदाकत से भी डर जाएंगे। एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफिर लेकिन, एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफिर लेकिन, अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर जाएंगे। अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, सोच मर जाएंगे तो हम आप भी मर जाएंगे। और आखिरी शेर है, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये हैं द रियल खलील रहमान कमर, जिनके नाम में तो कमर आता है लेकिन ये वो आफताब हैं जो कभी गरूब नहीं हो सकता। और हम दरख्वास्त करेंगे और ये उम्मीद करेंगे खलील साहब से कि आज के बाद जब भी वो डस्का की मोहब्बत का जिक्र करें तो साथ बहावलपुर की मोहब्बत का जिक्र लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।